हेलो एवरीवन, दिस इज रोली पांडे। हम वैसे तो हिंदी पेडागोजी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको कर रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे हैं जिनको इंग्लिश पेडागोजी के और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस चाहिए थे। तो आई थिंक 8 7 या 8 PYQ इंग्लिश पेडागोजी के ऑलरेडी हो चुके हैं और ये हमारा 9th इंग्लिश पेडागोजी का PYQ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, A beginner of the target language is given much more exposure in what so that he can internalize the syntactic patterns, rhythm, intonation etc. मतलब कि टारगेट लैंग्वेज सीखने की जो शुरुआत कर रहा हो। टारगेट लैंग्वेज मतलब क्या होता है? जो सेकेंड लैंग्वेज होती है या फिर जो लैंग्वेज सीखनी है उस लैंग्वेज को टारगेट लैंग्वेज कहते हैं। टारगेट लैंग्वेज जो शुरुआत कर रहा है सीखने के लिए उसको ज्यादा से ज्यादा एक्सपोजर इनमें से कौन सी स्किल है जिसको देने से बच्चा सिंटैक्टिक पैटर्न्स है या फिर रिदम है या फिर इंटोनेशन है उनको अच्छी तरीके से इंटरनलाइज कर सकता है। इंटरनलाइज मतलब समझ सकता है, उसको ज्यादा से ज्यादा आत्मसात कर सकता है। तो सिंटैक्टिक पैटर्न्स क्या होते हैं? जो रूल्स होते हैं ग्रामर के, जो ग्रामर रूल्स होते हैं उनको कहाँ कैसे यूज करना है, ये जो पूरा स्ट्रक्चर होता है इसी को सिंटैक्टिक पैटर्न्स बोलते हैं। रिदम, इंटोनेशन। इंटोनेशन क्या होता है? जो राइज एंड फॉल ऑफ साउंड ड्यूरिंग स्पीकिंग। बोलते टाइम जो आवाज का ऊपर और नीचे होना होता है इसी को इंटोनेशन बोलते हैं, या फिर हिंदी में इसको लय बोलते हैं। तो इनमें से कौन सी ऐसी स्किल है जिसको कोई भी टारगेट लैंग्वेज की शुरुआत कर रहा है तो उसका एक्सपोजर ज्यादा से ज्यादा देने से ये सारी चीजें लोगों में इंटरनलाइज हो जाएगी? तो वो लिसनिंग है या फिर रीडिंग है या स्पीकिंग है या फिर राइटिंग है। तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, लिसनिंग। लिसनिंग ज्यादा, जो बच्चा जो भी भाषा सीखनी है, जो भी टारगेट लैंग्वेज है, उसको जितना ज्यादा से ज्यादा सुनेगा उतना ज्यादा उसको सारी चीजें, रिदम, इंटोनेशन और ये सिंटैक्टिक पैटर्न्स क्लियर होते चले जाएंगे, समझ में आते चले जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, लिसनिंग इज यूज्ड टू गेट, which type of listening is used to get specific information और understanding। किसी चीज की समझ या फिर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो उसके लिए कौन सी लिसनिंग चाहिए? एक्सटेंसिव या फिर इंटेंसिव या फिर अटेंटिव या फिर प्रोलॉन्ग? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इंटेंसिव लिसनिंग। इंटेंसिव लिसनिंग में क्या होता है? कोई भी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन चाहिए होती है या किसी भी चीज को समझा जाता है तब उसी को इंटेंसिव लिसनिंग कहा जाता है। जैसे टीचर कोई भी कॉन्सेप्ट है उसको एक्सप्लेन कर रही है तो बच्चा उसमें जो बोलने का तरीका है या फिर उसको शैली बोलते हैं, जो व्याकरण है, इन सब चीजों को जब समझ रहा होता है, बारीकी से समझ रहा होता है, तो इस तरीके के समझने को ही इंटेंसिव लिसनिंग कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट ऑप्शन हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, इन विच टाइप ऑफ राइटिंग द स्टूडेंट इज गिवन एम्पल प्रैक्टिस ऑन वन एस्पेक्ट ऑफ राइटिंग वाइल अदर एस्पेक्ट्स रिमेन फिक्स्ड। वो कौन से तरीके की राइटिंग है या वो कौन से तरीके का लेखन है जिसमें बच्चों को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने की अपॉर्चुनिटी दी जाती है किसी एक एस्पेक्ट पर, मतलब किसी एक क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने की अपॉर्चुनिटी दी जाती है, बाकी के जो एस्पेक्ट्स होते हैं उनको फिक्स्ड रखा जाता है, उनको कांस्टेंट रखा जाता है। तो ये सब चीजें मेनली क्या होता है, जो राइटर होता है उसके लिए होती है, या फिर बच्चे इस तरीके की राइटिंग करते हैं तो उनके लिए भी ये होता है कि किसी एक चीज को फिक्स कर दिया जाता है, बाकी सारे एस्पेक्ट पर, मतलब बाकी किसी एक एस्पेक्ट पर वो जैसे चाहें अपनी तरीके से, उनको फ्री छूट होती है, अपने हिसाब से जो चाहे लिख सकते हैं। तो वो फ्री राइटिंग होगी कि गाइडेड राइटिंग होगी, फिर कंट्रोल्ड राइटिंग या फिर कंपोजिशन? तो उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कंट्रोल्ड राइटिंग। कंट्रोल्ड राइटिंग ऐसी राइटिंग होती है जिसमें कि जो रूल्स होते हैं ग्रामर के उसकी चिंता किए बिना, शैली कैसी है इसकी चिंता किए बिना राइटर फ्री होता है अपने हिसाब से राइटिंग के लिए, तो इसी को कहते हैं कंट्रोल्ड राइटिंग। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ इज दैट द लर्नर्स सॉल्व प्रॉब्लम्स कलेक्टिवली आइदर इन पेयर्स और ग्रुप्स।
बिहेवियरिस्ट अप्रोच में, या फिर स्ट्रक्चरल अप्रोच में, या फिर ऑडियो लिंगुअल अप्रोच में, या फिर होल लैंग्वेज अप्रोच में। मतलब कि इनमें से कौन सा एक ऐसा इंपॉर्टेंट फीचर है जिसमें कि जो लर्नर है वो प्रॉब्लम्स को एक साथ सॉल्व करता है, या तो पेयर्स में करके या तो ग्रुप में करके। तो इनमें से कौन सी अप्रोच ऐसी है जो कि इस चीज को आइडेंटिफाई करती है? बिहेवियरिस्ट है, स्ट्रक्चरल है, कि ऑडियो लिंगुअल है, या फिर होल लैंग्वेज अप्रोच? ये है होल लैंग्वेज अप्रोच। होल लैंग्वेज अप्रोच में क्या होता है? टीचर जब लार्ज ग्रुप के स्टूडेंट्स को पढ़ाना हो, जब लार्ज ग्रुप के स्टूडेंट्स को पढ़ाना हो तो उसके लिए होल लैंग्वेज अप्रोच होता है। इसमें क्या किया जाता है? बहुत सारी स्किल्स होती हैं, हर एक चीज पर बच्चों का ध्यान दिया जाता है। पहली चीज कम्युनिकेशन स्किल, कम्युनिकेशन, स्पीकिंग, राइटिंग, लिसनिंग, रीडिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। हर एक अप्रोच को ध्यान में रखते हुए कलेक्टिवली प्रॉब्लम्स को समझाया जाता है। प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, चाहे वो कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो, चाहे स्पीकिंग से, चाहे राइटिंग, चाहे लिसनिंग, चाहे रीडिंग, या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग, हर चीज को एक ही चीज में इकट्ठा समझाया जाता है, तो उसको बोलते हैं होल लैंग्वेज अप्रोच। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, आर कैरिड आउट टू हेल्प द लर्नर्स मेमोराइज द कंटेंट। किसी भी कंटेंट को याद करने के लिए इनमें से कौन सा ऐसा है जो बच्चों की मदद करता है? सैमुलेशंस, एक्स्ट्रापोलेशंस, या फिर कॉन्वर्सेशंस, या फिर ड्रिल्स? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ड्रिल्स। पता ही होगा आपको ड्रिल्स में क्या होता है, कोई भी चीज जब रटाई जाती है या याद कराने के लिए जो चीज की जाती है उसी को ड्रिल बोला जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, इन रूल्स ऑफ ग्रामर आर गिवन बाई प्रिस्क्रिप्टिवली एंड एक्सप्लेन्ड टू द लर्नर्स। कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम में होता है, कि डायरेक्ट मेथड में होता है, कि ऑडियो लिंगुअल मेथड में होता है, या फिर ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में होता है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, मतलब ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में क्या होता है? चाहे फर्स्ट लैंग्वेज हो चाहे सेकेंड लैंग्वेज हो, दोनों ही भाषाओं को उनके व्याकरण के नियम या फिर ग्रामर रूल्स के हिसाब से जब सिखाया या पढ़ाया जाता है तो उसी को ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, ए क्लासरूम बेस्ड ऑन प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू अंडरस्टैंड बेटर एंड क्रिएट नॉलेज ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रीवियस नॉलेज। इनमें से कौन सी ऐसी क्लासरूम है जो कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है? पहली चीज समझने के लिए, दूसरी चीज नॉलेज को क्रिएट करने के लिए। तो इनमें से उनके प्रीवियस नॉलेज के आधार पर, तो इनमें से कौन सी क्लासरूम है जिसमें कि उनके प्रीवियस नॉलेज के आधार पर बच्चों को ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटी देती है उस चीज को समझने के लिए भी और अपनी नॉलेज को क्रिएट करने के लिए भी? तो ये पता है, प्रीवियस नॉलेज से जो भी बच्चों को सिखाई जाती है वो कंस्ट्रक्टिविज्म में ही आता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। इसमें बच्चे क्या करते हैं, जो भी उनकी प्रीवियस नॉलेज होती है, जो उनकी प्रीवियस नॉलेज है, या फिर जो उनका एक्सपीरियंस है, जो उनके पूर्व अनुभव है, वो उनकी फाउंडेशन होती है, वो उनका बेस होता है। उसी बेस के बेसिस पर ही वो नए नॉलेज को क्रिएट करते हैं या फिर कंस्ट्रक्ट करते हैं, नए ज्ञान का निर्माण करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच इज द वे ऑफ एस्टिमेटिंग और गेसिंग बियॉन्ड द फैक्ट्स। कोई भी फैक्ट्स दिए हुए हैं उनसे हटकर अलग जाकर के उसको एस्टिमेट कर पाना, ये गेस कर पाना, ये किस में आता है? इन्फेरेंस में आता है, कि एनालिसिस में आता है, कि एक्स्ट्रापोलेशन में आता है, या फिर एक्सप्लेनेशन में आता है? तो उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ये डायरेक्ट डेफिनेशन है कि एक्स्ट्रापोलेशन इज द वे ऑफ एस्टिमेटिंग और गेसिंग बियॉन्ड द फैक्ट्स। फैक्ट्स से बियॉन्ड जाकर के किसी चीज को गेस कर पाना या एस्टिमेट कर पाने का तरीका एक्स्ट्रापोलेशन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, होलिस्टिक डेवलपमेंट मीन्स, मतलब कि संपूर्ण
जो विकास होता है, हर एक क्षेत्र में विकास जो होता है उसको होलिस्टिक डेवलपमेंट कहा जाता है। तो उसको, उसका मतलब क्या होता है कि डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल और मेंटल एबिलिटीज का केवल विकास, या फिर डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल, मेंटल और सोशल एबिलिटीज, या फिर डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल, इमोशनल और सोशल एबिलिटीज, या फिर डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, सोशल। ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। होलिस्टिक में हर तरीके के डेवलपमेंट को, जब सारे डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए बच्चों को सिखाया पढ़ाया जाता है, तब उसको होलिस्टिक डेवलपमेंट कहा जाता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, जहां पे हर तरीके की एबिलिटीज बच्चों को दी जाती है, लाइबिलिटीज नहीं एबिलिटीज, हर तरीके की एबिलिटीज का जब विकास किया जाता है तब उसको होलिस्टिक डेवलपमेंट बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, द स्टेटमेंट्स दैट डिस्क्राइब द नॉलेज, स्किल्स एंड एटीट्यूड्स दैट स्टूडेंट्स शुड एक्वायर बाय द एंड ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास और कोर्स कम अंडर। मतलब कि वो स्टेटमेंट जो कि नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड, इन सारी चीजों को डिस्क्राइब करता है। कब? कोई भी टीचर जब पहले से कोई ना कोई अपना गोल लेके चलती है, कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव के साथ, पहले ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लेती है कि इस उद्देश्य के साथ उसको वो चैप्टर पढ़ाया जा रहा है। तो किसी ना किसी गोल या किसी ना किसी ऑब्जेक्टिव से जब कोई पार्ट या कोई लेसन स्टार्ट कराती है, स्टार्ट कराने के दौरान जो भी एक्टिविटीज की जाती है, जो भी एक्टिविटीज कराई जाती हैं, उन्हीं एक्टिविटीज को लर्निंग आउटकम बोलते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, इन द क्लास द टीचर होल्ड्स वन बिग बुक। एक बड़ी बुक उसने पकड़ी हुई है और पूरी क्लास, होल क्लास रीड्स फ्रॉम द सेम बुक, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ। एक कक्षा है जिसमें टीचर ने एक बड़ी बुक पकड़ी हुई है और उठाई हुई है, और उसी बुक से क्लास के सारे बच्चे देख करके रीड कर रहे हैं। तो ये किस चीज का एग्जाम्पल हो गया, लाउड रीडिंग, साइलेंट रीडिंग, इंटेंसिव रीडिंग या फिर शेयर्ड रीडिंग। ये हो जाएगा शेयर्ड रीडिंग। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, द डेवलपमेंट ऑफ 3 month प्ले बेस्ड स्कूल प्रिपरेशन मॉड्यूल फॉर ऑल ग्रेड 1 स्टूडेंट्स इज द रिकमेंडेशन बाई। मतलब कि जो ये स्कूल प्रिपरेशन मॉड्यूल 3 मंथ के बच्चों का प्लेज, मतलब कि खेल के आधार पर जो स्कूल प्रिपरेशन मॉड्यूल बनाया गया है, उस तरीके के डेवलपमेंट को किसके द्वारा रेकमेंड किया गया है, एनसीएफ 2005 या फिर एनईपी 2020 या फिर एनसीईआरटी या फिर एनसीएफ 2000। ये बताया गया है एनईपी 2020 में। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, इज लर्न इन अ फॉर्मल सेटिंग विद द हेल्प ऑफ अ टीचर। पहली लैंग्वेज है जो कि फॉर्मल सेटिंग के साथ टीचर की मदद से सिखाई जाती है, या फिर सेकंड लैंग्वेज, या फिर होम लैंग्वेज, या फिर मदर लैंग्वेज। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, सेकंड लैंग्वेज होती है जो कि फॉर्मल सेटिंग और टीचर की हेल्प से सिखाया जाता है। मदर लैंग्वेज, ये घर पे बच्चे अपने आप ही सीख जाते हैं, नेचुरली सीखते हैं इसको। और जो मदर लैंग्वेज होती है उसी को फर्स्ट लैंग्वेज भी बोलते हैं, और वही होम लैंग्वेज भी होती है। तो राइट ऑप्शन क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 13 का, ऑप्शन नंबर 2। हमारा, द टास्क ऑफ रीडिंग इज कंप्लीट इफ वी, जो पढ़ने की क्रिया है, रीडिंग है, उस टास्क को कंप्लीट कब माना जाएगा, अगर सिंपली डिकोड साउंड्स ऑफ लेटर्स, जो भी टेक्स्ट है उसके लेटर्स के सिर्फ साउंड को समझ लेना, तो ये गलत है, केवल साउंड को समझना रीडिंग नहीं होता है। प्रोनाउंस द प्रिंटेड वर्ड्स करेक्टली, सिर्फ जो लिखा हुआ है प्रिंटेड वर्ड्स है उनको सिर्फ प्रोनाउंस करना सीख जाना, तो ये भी गलत है। गो थ्रू द टेक्स्ट विद कॉम्प्रिहेंशन, या फिर जस्ट गो थ्रू द टेक्स्ट विदाउट एनी अंडरस्टैंडिंग, बस केवल उस टेक्स्ट से होकर के गुजर गए बिना उसको समझे, तो ये भी गलत हो गया। राइट ऑप्शन क्या हो गया, जब कोई भी टेक्स्ट को हम उसके कॉम्प्रिहेंशन के साथ समझते हैं, मतलब एक एक लाइन पढ़ते पढ़ते उसकी मीनिंग, उसका अर्थ भी ग्रहण कर रहे हैं, उसका अर्थ भी समझ रहे हैं साथ में, तो ये क्या होगा, राइट वे होगा रीडिंग का, या फिर तब हम कहेंगे कि रीडिंग का टास्क पूरा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3। ये थे हमारे 15 क्वेश्चन 9th ईयर के पीवाईक्यू के। बाकी के पीवाईक्यूज इंग्लिश के अब जहां तक है कंटिन्यू ही रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।